चलाता था। शुमाइला के कुछ भाई बहन पढ़ रहे थे जबकि एक भाई काम भी करता था। शुमाइला की शादी तय हुई तो साजिद के घर वालों ने शुमाइला के बाप को यकीन दिलाया कि वो सादगी से शादी करना चाहते थे और उन्हें जहेज की बिल्कुल लालच नहीं थी, मगर शुमाइला के वालिदैन अपनी बेटी को खाली हाथ रुखसत नहीं करना चाहते थे। शुमाइला के बाप ने अपनी बेटी को अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा खासा जहेज देकर रुखसत किया था। शुमाइला की शादी पर दोनों घरानों में दिल खोल कर खुशियां मनाई गईं। शुमाइला के जहेज के सामान से उसका कमरा सजाया गया। रंग रंग की चूड़ियों से लेकर फर्नीचर और कपड़े तक हर चीज मौजूद थी। साजिद ने शादी के शौक में एक फिल्मी गाना भी फ्रेम करके अपने कमरे में लगा दिया था। शुमाइला अपनी किस्मत पर रश कर रही थी क्योंकि उसकी शादी के लिए उसके वालिदैन को रिश्ते की तलाश में किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आई थी। उसे एक ही नजर में पसंद कर लिया गया था, जिसके बाद शुमाइला के घर वालों ने शादी की हामी भर ली थी। शुमाइला ने ससुराल में कदम रखा तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो जन्नत में आ गई हो। सजा सजाया कमरा, सास, नंदे और देवर सभी उसके आगे पीछे घूम रहे थे। रुखसती के 2-4 दिन तक तो शुमाइला की खूब आव भगत की जाती रही। महल्ले पड़ोस वाले नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए आते रहे। साजिद के महल्ले पड़ोस वाले और रिश्तेदार खास तौर पर शुमाइला को मिलने वाला जहेज देखकर खुश भी हो रहे थे और बास रिश्तेदार हसद में मुब्तला हो रहे थे। शादी के इब्तिदाई कुछ दिनों में शुमाइला की नजर में उसका शौहर दुनिया का आखिरी आदमी था जिसको जहेज से कोई गरज नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही शुमाइला ने महसूस किया कि उसका शौहर जहेज से मुतमईन नहीं था। शुमाइला को जब यह एहसास हुआ तो उसके दिल को ठेस लगी और उसने पहली बार उसके दिल में शौहर के रवैये की शिकायत पैदा हो गई। फिर वो मरहला भी आ गया जब साजिद ने अपनी बीवी पर बाकायदा दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो अपने बाप से उसके लिए कार का मुतालबा करे। शुमाइला अपने शौहर का मुतालबा सुनकर सख्ते में आ गई क्योंकि वो जानती थी कि उसके बाप ने किस तरह कर्ज उधार लेकर उसकी शादी की थी। शुमाइला ने ये बात अपने घर वालों को बता दी, जिस पर उसका बाप किसी गहरी सोच में पड़ गया। बेटी की अज़दवाजी जिंदगी का मामला था, कुछ न कुछ तो करना ही था। शुमाइला के भाई की दाखिला फीस भी जानी थी और उधर इतना बड़ा मुतालबा। शुमाइला ने हिम्मत करके अपने शौहर को साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि उसका बाप उसे कार नहीं दे सकता क्योंकि वो पहले ही मकरूज था। शुमाइला के वालिदैन अपने दामाद को कार तो न दिला सके, लेकिन किसी न किसी तरह उसे मोटरसाइकिल दिला दी। क्या दामाद ने हंसी खुशी मोटरसाइकिल कबूल कर ली, ये जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। साजिद को उसके ससुर ने किसी न किसी तरह मोटरसाइकिल तो दिला दी थी, लेकिन वो इस पर भी खुश नहीं था और उसने एक ही रट लगा रखी थी कि उसे चाहिए तो बस कार चाहिए। साजिद ने शुमाइला को इस कदर तंग किया कि वो संजीदगी से सोचने लगी कि उसे फौरन तलाक ले लेनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। फिर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा बढ़ता चला गया और नौबत मार कुटाई तक पहुंच गई। फिर हुआ यह कि आशूरा मुहर्रम शुरू हो गया और शुमाइला अपने माँ बाप के घर चली गई, जहां उसने अपनी बहन को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। 2-4 दिन के बाद साजिद अपने ससुराल आया और ससुर के सामने कार का मुतालबा रख दिया। ससुर खामोशी से सुनता रहा, जिसके बाद वो शुमाइला को लेकर अपने घर आ गया। एक रोज का जिक्र है कि शुमाइला अभी कुरान की तलावत से फारिग हुई थी कि दोनों मियाँ बीवी में एक बार फिर झगड़ा शुरू हो गया। इस पर शुमाइला ने फोन करके अपने भाई को बुला लिया और कहा कि वो उसे ले जाए क्योंकि उसकी अपने शौहर से नहीं बन सकती। शुमाइला का भाई अपने कजन और मामू के साथ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि साजिद, उसका भाई आबिद और एक कजन असगर साजिद के कमरे में मौजूद थे और झगड़ा उरूज पर था। ऐसे में मुबैना तौर पर आबिद ने अपने भाई को भड़काया कि वो शुमाइला का किस्सा तमाम कर दे, जिस पर साजिद ने गोली चला दी और शुमाइला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शुमाइला को कत्ल करने के बाद साजिद ने अपने पांव पर भी गोली मार ली और डकैती का शोर मचा दिया। शुमाइला का भाई और उसके साथ आए हुए लोग वहां से जान बचाकर भागे और पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 30 बोर की बंदूक और कारतूस बरामद कर लिए और उसी रात साजिद और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका कजन असगर रूपोश हो गया। साजिद और आबिद ने गिरफ्तारी के बाद पहले तो वही डकैती का ड्रामा रचाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने कत्ल का एतराफ कर लिया। लेकिन मैं वो पकड़ के खींच के थोड़ा जा पिस्टल छड्डे में नालो फैरा नहीं आवाज आई है। उन मेरा हाथ ट्राई करते हुए यहाँ खुद जा लगे ने इन्हें कोई बिलम नहीं लगा। उस तो बाद मैं शोर कर देता है। आपको पता चला कि आपका पिस्टल ही उससे फायर हुआ है? जी जी। डकैती का रंग क्यों आपने दिया? सर वो तो कोई बचने के लिए कोई ना कोई तो करता है ना कोई ना। और ये है शुमाइला का भाई जो मुकदमे का मुद्दई भी है और ऐनी शाहिद भी। मेरा ये भाई मरीज है, मैं शुभात हम वहाँ पे गए और वहाँ पर एक उधर एक उनका है कजन वगैरह, तो उसने मौके पे कहा कि
साजिद गाल हर रोज का रौला मकाता क्यों नहीं है, तो इसे फायर कर, इसे मार के रौला मका इसको। उसने हमारी आंखों के सामने उसने साजिद ने फायर किया मोजर के साथ फायर किया मेरी बहन के जान इधर। फायर करने के बाद उसने अपने हमारी आंखों के सामने उसने इधर अपने आप गोली लगाई। शुमाइला के लर्जा खेज कत्ल की खबर जब उसके घर पहुंची तो हर आंख से आंसू बह रहे थे। महल्ले भर के लोग जमा थे। शुमाइला की माँ तो जैसे जिंदा ही नहीं थी। उसकी लाडली बेटी को एक लालची शौहर ने कत्ल कर दिया था। शादी के बाद शुमाइला सिर्फ 27 दिन जिंदा रह सकी और 28वें दिन अपने शौहर के हाथों कत्ल कर दी गई। उसके जहेज का सामान, कपड़े, सजा सजाया कमरा सब उसी तरह रखा रह गया और शुमाइला कत्ल कर दी गई। शुमाइला की उम्र अभी मुश्किल से 18 या 19 साल थी। साजिद ने शुमाइला से मोहब्बत का ढोंग भी रचाया था। इस मकसद के लिए उसने कमरे में एक गाना भी फ्रेम करके लगाया था। लेकिन शुमाइला को क्या मालूम था कि एक रोज उसका शौहर उसे कत्ल कर देगा, सिर्फ इसलिए कि उसका मजबूर और गरीब बाप अपने दामाद को कार नहीं दे सकता था। शुमाइला की मौत ने उसके पूरे घर को वीरानी में तब्दील कर दिया और अब यहाँ हर वक्त आंसू और आहों के सिवा कुछ नहीं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। हम अपने प्रोग्राम में शब्बीर को वसूल होने वाली एक और ईमेल शामिल करते हैं। साहिवाल से अली इमरान लिखते हैं कि उनके 15 साला भतीजे अबू जर बुखारी को उसके उस्ताद ने अगवा किया और तावान न मिलने पर बच्चे को हलाक करके फरार हो गया। मौत की खबर सुनकर बच्चे की मां अपना जहनी तवाजुन खो बैठी। पुलिस उस्ताद के साथी को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है, लेकिन असल मुजरिम अभी तक मफरूर है। इसके अलावा शब्बीर का कहना है कि हैदराबाद में 5 दोस्तों के दरमियान ताश खेलने पर झगड़ा हो गया, जिसके बाद एक अलमनाक वाकया पेश आया। हैदराबाद रेलवे लाइन के किनारे आबाद बस्ती अमेरिकन क्वार्टर शहबाज कॉलोनी में दिन भर ही रौनक और चहल पहल रहती थी। ये गरीबों की एक बस्ती थी जिसमें रहने वाले अक्सर नौजवान बेरोजगार थे। बेरोजगारी और काम न होने की वजह से बेकार नौजवान अपना ज्यादातर वक्त खेलने में गुजार देते या फिर रेलवे लाइन के किनारे बैठकर दोस्तों के साथ ताश खेलते रहते। इस दौरान पान, गुटखा और सिगरेट भी चलती रहती। रेलवे लाइन के किनारे जमीन पर बैठकर ताश खेलने के मनाजिर जगह जगह देखे जा सकते थे। हैदराबाद की पसमानदा तरीन बस्ती होने के नाते यहाँ की सफाई सुथराई पर कभी भी तवज्जो नहीं दी गई और न ही इलाके में होने वाली बास मुजरिमाना सरगर्मियों की रोकथाम पर कोई तवज्जो दी गई। रेलवे लाइन के साथ रहने वाले अक्सर लड़कों ने अपने दोस्तों के ग्रुप बना रखे थे। इन ग्रुपों में अक्सर और बेशतर लड़ाई झगड़े भी होते रहते और कभी कभी तो नौबत मार पिटाई तक आ जाती। ऐसा ही एक ग्रुप और भी था जिसमें 5 दोस्त शामिल थे। शाहिद सड़ा, अनवर पठान, इकबाल उर्फ बाले, जुनेद उर्फ जिन्नू और रिजवान खान। रिजवान खान की उम्र 19 से 20 साल के दरमियान थी और उसके सारे दोस्त भी तकरीबन उसी के हम उम्र या 2-4 साल बड़े थे। रिजवान एक तंदुरुस्त नौजवान था और इलाके में उसका खासा रोब भी था। 5 दोस्तों के दरमियान किसी किस्म की रंजिश नहीं थी, लेकिन एक दिन पहले रिजवान और बाबू पठान के दरमियान ताश खेलते हुए हल्की सी झड़प जरूर हुई थी। दोस्तों के दरमियान ताश खेलने के दौरान झगड़ा हुआ था, लेकिन फौरी तौर पर बात खत्म हो गई थी और मामला रफा दफा हो गया था। रिजवान घर आया तो उसकी माँ को अंदाजा हो गया था कि वो दोस्तों से लड़कर आया है। वैसे भी माँ उसको बार बार समझाती रहती कि वो बाहर दोस्तों के साथ ताश खेलना छोड़ दे, क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली थी और माँ ने एक पैसा जोड़कर उसके लिए एक कमरा भी बनवा दिया था। दोस्तों से झगड़े के दूसरे दिन जब वो घर से बाहर निकल रहा था तो उसे उसकी माँ ने बहुत रोकने की कोशिश की। न जाने क्यों उसकी छठी हिस्स कुछ कह रही थी, लेकिन रिजवान माँ की बात माने बगैर घर से निकल गया। रिजवान घर से बाहर था कि अचानक इलाके में फायरिंग की आवाजें आने लगीं। क्या ये फायरिंग रिजवान ने की थी? तफसीलात जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। रिजवान का छोटा भाई घर से बाहर निकला तो उसने एक दिल हिला देने वाला खौफनाक मंजर देखा। रिजवान के जिस्म से खून बह रहा था और वो घर की जानिब भागने की कोशिश कर रहा था। उसके चारों दोस्त हाथ में पिस्तौल लिए उस पर फायरिंग कर रहे थे।
مسلسل گولیوں کی آواز سن کر ماں بھی گھر سے باہر نکل آئی. ماں نے دیکھا کہ رضوان منہ کے بل شدید زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا. پھر اس کی نظر اس کے دوستوں پر پڑی تو ماں نے دیکھا کہ ایک دوست نے رضوان پر آخری فائر کر دیا اور رضوان نے اپنی ماں کے سامنے ہی دم توڑ دیا. رضوان کو قتل کرنے کے بعد اس کے دوست موقع واردات سے فرار ہو گئے. قتل کی وجہ کسی کو معلوم نہیں تھی اور نہ ہی کسی کو یقین آ رہا تھا کہ دوست ہی دوست کی جان لے سکتا ہے. رضوان کے قتل کے بعد اس کی ماں بدحواس ہو گئی. وہ اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی رہی. ماں نے اپنے بیٹے کو کس طرح قتل ہوتے ہوئے دیکھا یہ خود رضوان کی ماں کی زبانی سنتے ہیں. جی میں گھر کی طرف آئی, آگے سے مجھے لڑکا مل گیا اپنے گھر کے پاس ہے. تو میں نے کہا رضوان آگے نہیں جائیو. کہہ رہا امی کیوں؟ میں نے نہیں بچے نہیں جائیو. وہ جی بس 5 منٹ جا کے بیٹھا نہیں اور ڈس کا آواز آ گیا. میرے بچوں کو گولیوں سے بھوک دیا. رضوان کا بھائی جو معجزانہ طور پر بچ گیا تھا اس خونی واقعے کا گواہ ہے. وہ ظالم یہاں سے دیوار گولیاں پہ مار رہے تھے. میں اس کو اشارہ کر رہا ہوں رضوان پیچھے رضوان پیچھے, وہ سن رہا ہی نہیں ہے. پھر میں نے بالے کو بولا, میں نے شاہد کو پکڑا, شاہد اب تو چھوڑ دے زخمی ہو گیا. کہہ رہا ہے ہٹ نہیں تو تیرے کو بھی مار دوں گا. میرے کو دھمکی دی, میں ہٹا. پھر میں نے بالے کو بولا دیکھ بالے میرا بھائی اب زخمی ہو گیا, اب تو چھوڑ دے, اب تو پورا زخمی خون سے بھرا ہوا ہے. بولا نہیں جب تک اس کا سانس نہیں نکلے نا اس کو مارتے رہو. قتل کے اس واقعے کے بعد مقتول رضوان کے بھائی نے تھانے میں 4 افراد شاہد سڑا, بابو انور پٹھان, اقبال عرف بالے اور جنید عرف جنو کے خلاف FIR درج کرا دی, جس کے بعد پولیس نے 2 ملزمان اقبال عرف بالے اور جنید عرف جنو کو گرفتار کر کے ان کا ریمانڈ لیا اور پھر بعد میں فاضل عدالت نے ملزمان کو سینٹرل جیل بھجوا دیا. پولیس FIR میں نامزد باقی 2 ملزمان کو گرفتار نہیں کر سکی, جس کے خلاف رضوان کے اہل خانہ نے پریس کلب کے سامنے شدید احتجاجی مظاہرہ کیا. یہ ہے وہ جنید تھا, ایک اقبال تھا, یہ 2 ہم نے گرفتار کر کے ان کو عدالت میں پیش کیا. پھر 14 دن کے بعد ہمیں جو ہے وہ رپورٹ دینی پڑتی ہے. 2 جو ان کے تھے وہ ہم نے ان کو مدعی پارٹی کو کہا بھی صحیح تھا بھائی وہ جو 2 آپ نے نام دیے ہم ان کی شناخت نہیں کرتے ہیں. عدالت نے 2 ملزمان کو روپوش قرار دے کر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے تھے, جبکہ پولیس کا بیان ہے کہ مقتول اچھی شہرت نہیں رکھتا تھا اور اس پر کئی مقدمات بھی تھے. رضوان کی لاش جب گھر پہنچی تو پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا. اس کی رشتہ دار خواتین دھاڑے مار مار کر روتی رہی. مقتول کی ماں صدمے سے نڈھال ہو کر گر پڑی اور رشتہ دار خواتین انصاف کی دہائی دیتی رہی. ملزمان کے اہل خانہ قتل کی واردات کے بعد اپنے گھروں پر تالا لگا کر کہیں روپوش ہو گئے. 2 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا تھا اور 2 کی تلاش جاری تھی. ماں نے بیٹے کی شادی کا جو خواب دیکھا تھا وہ چکنا چور ہو کر رہ گیا تھا. بہنیں, خالائیں, پھپھیاں اور بھائی رضوان کے غم میں مسلسل آنسو بہاتے رہے. ریلوے لائن کے قریب آباد بستی میں زندگی اسی طرح دوڑتی بھاگتی رہی, لیکن رضوان کے گھر میں صفے ماتم بچھا دی گئی تھی. رضوان کی ماں خالی خالی نظروں سے اپنے بیٹے کی واپسی کی منتظر رہی, لیکن اب اس کا بیٹا اس دنیا سے کہیں دور جا چکا تھا. ماں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو دم توڑتے ہوئے دیکھا تھا. اس نے قاتلوں سے اپنے بچے کی زندگی کی بھیک بھی مانگی تھی, لیکن قاتلوں پر جنون سوار تھا. وہ رضوان کو شدید زخمی کرنے کے باوجود بھی اس پر رحم کھانے کے لیے تیار نہیں تھے اور ماں رحم کی اپیلیں کر رہی. دیکھتے رہیے, کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. شبیر نے ملک بھر میں ظلم و زیادتی کے مزید اور بھی واقعات دیکھے ہیں. یہ واقعات آپ دیکھ سکیں گے اگلے ہفتے اسی وقت صرف ایکسپریس نیوز پر. دیکھنا مت بھولیے گا, کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا. اگر آپ بھی اپنے ارد گرد ہونے والے کسی غیر معمولی واقعے سے شبیر کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو SMS کریں SAB لکھ کر سپیس دیں اور اپنا میسج اپنے شہر کے نام کے ساتھ 247 پر بھیج دیں, یا آپ ہمیں 247 پر کال بھی کر سکتے ہیں.
फैक्स करने के लिए 021-358-03820। आप किसी भी गैर मामूली वाक़ये को DVD, मिनी DV या तस्वीर की सूरत में भी हमें अरसाल कर सकते हैं। अरसाल करने के लिए हमारा पता है शब्बीर तो देखेगा, PO Box नंबर 48 कराची।